आपके आसपास के लोगों के, आपके आसपास के लोग, परिवार, आपके मित्र, आपके जो भी घर वाले हैं, उन सब का आपकी आदतों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से आपकी आदतों का निर्माण इन लोगों की वजह से भी होता है, तो इसका इस चैप्टर में बताया गया है। और चैप्टर की जो शुरुआत है वो पॉलगर सिस्टर्स के एग्जाम्पल से शुरू किया गया है। और हम में से बहुतों को पता होगा कि जो हंगरी की पॉलगर सिस्टर्स हैं, वो विश्व में काफी फेमस चैंपियंस हैं शतरंज की, खिलाड़ी हैं। तीनों ही बहनें शतरंज की बहुत जानी मानी खिलाड़ी हैं। उनके जो पिता थे लेस्लो पोलगर, उन्होंने अपनी बेटियों पर ही एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा, और उन्होंने अपनी भावी पत्नी को, जो उनकी पत्नी थी, उसको जब भी उनका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, उन दौरान काफी लेटर्स लिखे और अपनी पत्नी को कहा कि मैं एक ऐसी पत्नी चाहता हूं जो मेरे इस काम में मेरी संगिनी बने। और वो काम क्या है कि उन वो जो ये लेस्लो पॉलगर हैं, वो हंगरी के एक बहुत अच्छे शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक हैं, तो साइकोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और उसकी शुरुआत अपने खुद के बच्चों से ही करूंगा, और तब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा, क्योंकि तुम पत्नी हो और उन भावी बच्चों की माँ भी रहोगी। तो मैं अभी से तुम्हारे साथ शादी करने से पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरा उसमें साथ दो, और देना भी चाहिए। जब प- नर और नारी दोनों एक साथ मिलकर किसी भी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे, करेंगे, तो उसमें शिव और शक्ति की दोनों की ताकतें आ जाती है। तो उसने कहा मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, जो कि वर्ल्ड फेमस लाइन है। उन्होंने कहा है कि जो जीनियस होते हैं वो पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। और हम जीनियस पैदा नहीं करेंगे, हम उनको बनाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो वो जीनियस नहीं होता, वो उसमें कुछ काबिलियत नहीं है। हम उस चीज को आगे बढ़ा के उनको बताएंगे, बनाएंगे, उसके पास का एनवायरनमेंट ऐसा रखेंगे कि हम जीनियस को बना के दिखाएंगे लोगों को। तो उसके लिए उन्होंने अपने घर का एनवायरनमेंट उनको, क्योंकि शतरंज का था कि मेरे बच्चे शतरंज खेले, उन्होंने अपने घर में बुक्स, पोस्टर्स, एनवायरनमेंट ही पूरा ऐसा रखा हर वक्त कि शतरंज के प्रति उनका मोह बढ़े। और उनकी तीन बेटियां हो गई, और विश्व चैंपियन बनी तीनों, एक से बढ़कर एक, जो तीनों बेटियां बनी। और एक रात तो हद हो गई जब एक बेटी बाथरूम में शतरंज खेल रही थी। तो पिता ने कहा कि अब थोड़ा सो जाओ बेटा, शतरंज के इन जो है मोहरे, उनको अकेला तो छोड़ दो। तो बेटी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं तो छोड़ दूं, लेकिन ये मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी कोई आदत बन जाती है ना, आप चाहकर भी उससे नहीं छोड़ पाओगे। आप उसको, वो आपको नहीं छोड़ पाएगी आदत। तो वो कह रही मैं शतरंज के इन मोरों को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो ये जो कहानी की जो शुरुआत है इस चैप्टर में, वो इस चीज को बता रही है कि कैसे आपकी आदतों का निर्माण पहले आपके सबसे जो पहला आपको मिलता है ना पारिवारिक समूह जो है, उस पर डिपेंड करती है। और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य एक समूह में रहने वाला सामाजिक प्राणी है। ये बुक की ही लाइन है। और इतनी गहरी बात है कि हम इंसान हमेशा समूह में रहना चाहते हैं, लोगों के ग्रुप में रहना चाहते हैं। जैसे अभी कनक दीदी भी ये जो करवाने जा रहे हैं प्रोग्राम, वो एक समूह के साथ करवा रहे हैं, क्योंकि वो अकेले करने में समर्थ हैं। वो चाहे तो जितना भी साधना अभ्यास करना चाहते हैं वो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब हम कलेक्टिवली कोई चीज करते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ उस चीज को करते हैं, तो वाइब्रेशन और उस चीज का एक अलग ही कुछ इफेक्ट होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम सब ग्रुप में करते हैं, वरना तो वो अकेले ही कर लेना, उनको हमारी क्या जरूरत है। वो हम सबसे कहना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग भी इस ग्रुप एक्टिविटी में आओ, हमारे साथ करो। क्योंकि जब भी हम समूह में कोई चीज करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, उस सौर मंडल में, उस वायुमंडल में, उस सब हवा पानी सब के साथ आपकी एनर्जीज मिक्स होएगी और वो प्रभावी होएगी। तो एक चीज, कल मैं मेरे हस्बैंड से इस बात कर रही थी, कनक दीदी से मेरी बात हुई, फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बात की इस टॉपिक पे। उन्होंने बोला मैं तुम्हें कभी चीज चीज के लिए नहीं रोकता हूँ, तुम्हारी इच्छा है, अगर तबीयत ठीक लग रही है, इफ यू आर ओके, तुमने जाना है तुम जाओ, मैं क्यों रोकूंगा। मुझे तो नहीं करना। बट उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा और उसका जवाब मैंने दिया भी, और कनक दीदी बाद में मेरी बात खत्म होने के बाद बताएंगे भी कि क्या वो जवाब सही था। तो मैंने उनको बोला कि भाई प्रकृति के बीच में कुछ दिनों के लिए, वो 2 दिनों के लिए कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि कुछ टाइम तक हम मतलब अच्छा फील करें और मतलब जीवन के लिए तैयार हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई तो फिर वापस आओगे तो तुम इसी चीजों में पड़ जाओगे ना वापस, तो वो तो थोड़ी टाइम के लिए ही है, वो लंबे टाइम तक के लिए तो है नहीं ना। तो फिर क्या होगा वापस जब तुम इन चीजों में आओगे तो,
जैसे हमारी आदतें होती है ना, हम 2 दिन कुछ अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, उनकी आदतों को कॉपी करने लगते हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा कर लूं। फिर होता है क्या है, जब बैक टू पवेलियन, जब अपनी वापस पृष्ठभूमि पर आते हैं, तो फिर अपनी जैसी वो पुरानी आदतों में फिर से आ जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को ये सवाल पूछा, मैं कुछ देर तो चुप रही कि हाँ, 2 दिन करके आने से क्या होगा मेरा, मुझे तो इनके बारे में पता भी नहीं है। एक इच्छा है मन में, लेकिन 2 दिन करके आऊंगी, और है क्या वो चीजें मुझे ये भी नहीं पता, और कितनी प्रभावी रहेगी, कितनी देर के लिए रहेगी। आप सही क्वेश्चन तो कर रहे हो, लेकिन मैं एक आंसर आपको देती हूँ, पता नहीं आप संतुष्ट होगे नहीं, पर मैं अपनी समझ से देती हूँ कि जिस तरीके से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, जीरो बैटरी हो जाती है उसकी, और हम उसे चार्ज करने लगा देते हैं, और वो चार्ज किया हुआ मोबाइल हार्डली किसी का 1 दिन ही चलेगा, अगले दिन फिर खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपका 24 घंटा निकल गया उससे, आपकी थोड़ी देर की चार्जिंग से आपके 24 घंटे निकल गए। उसने आपके का साथ दिया। वैसे ही हमारी आत्मा को शक्ति मिलेगी। हमारी आत्मा कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, हो सकता है ये 2 दिन का अभ्यास करने के बाद मैं 24 दिन तक पॉजिटिव रहूंगी। और फिर तो बोले फिर क्या होगा, मैंने कहा फिर चार्जिंग जैसे बैटरी डिप्लीट होती है, फिर हमारी भी बैटरी खत्म हो जाएगी, और फिर क्या होगा, फिर हमें नई चार्जिंग चाहिएगी। अगले दिन सुबह उठते ही हम फिर चार्जर ढूंढेंगे। ये चार्जर हमारा ग्रुप है, हम फिर से इस ग्रुप में आएंगे, हम फिर से अच्छी बातें सुनेंगे, फिर हम अच्छी बातें करेंगे, और हमारी फिर वो बैटरी फिर चार्ज हो जाएगी, और फिर हम 24 घंटे फिर निकाल देंगे। तो यही चीजें हमें चाहिए बार बार, क्योंकि जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी खाना लंबे टाइम तक बॉडी में रख कर स्टोर करके, ये नहीं कहता कि एक दिन खा लो और फिर कुछ दिन नहीं खाने की जरूरत है, वो उसका विसर्जन भी करेगी, एनर्जी के रूप में हमें शरीर को दे भी देगी, और फिर से उसे वो एनर्जी चाहिएगी। आदतों के साथ भी वैसा ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तेरी मर्जी है, ठीक है, वो हमारा एक अलग टॉपिक है, और वो मुझे आज रात तक हो सकता है बता भी दें, क्योंकि वो सिर्फ अपनी 19 तारीख की छुट्टी का ही सोच रहे हैं कि मैं बात करूंगा, और मेरी मीटिंग है तो मैं तेरे साथ चल लूंगा, तो अपना जो भी करना है करना, मैं ओके है, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक था, वो बात खत्म हो गई, शाम तक बता भी देंगे कि हाँ हम चल रहे हैं या नहीं। तो मुझे तब ये बात ना आदतों के साथ भी एकदम यही लगी, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, कि किस तरीके से हमारे परिवार के लोग हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो जो लेस्लो पॉलगर है, उसने अपनी बेटियों के साथ शुरू से ही वैसा व्यवहार किया, उनको वैसा ही एनवायरनमेंट दिया कि वो उस चीज के लिए तैयार हो जाएं, भविष्य के लिए तैयार हो जाएं। तो इसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और वो समाज में रहना चाहता है। हम में से हर कोई, आप मानो ना मानो, हमें प्रशंसा, अनुमोदन, तारीफ, यश, कीर्ति पसंद है। हमें अच्छा लगता है जब आपकी कोई तारीफ करेगा। सीके सर ने कहा कि आप हमारी स्टार प्रवक्ता हो। मैंने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंदर से अच्छा लगेगा। मानो ना इस बात को कि अच्छा लगेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको यश, कीर्ति, प्रशंसा, अनुमोदन अच्छे लगते हैं, आप वैसा ही काम और करना चाहोगे, और अच्छे से पढ़ोगे, और अच्छे से समझोगे, और अच्छे से समझाने का प्रयत्न करोगे कि अच्छा, अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो मैं और अच्छे से करूं इस चीज को। अगर कोई कह रहा है कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, तो मैं इसको और ज्यादा पॉलिश करूं। तो वैसे ही वो कह रहा है कि जब हम समूह में रहते हैं ना, सामाजिक प्राणी, तो हम समूह से अलग अपनी एक अलग इमेज सोच ही नहीं पाते, क्योंकि समूह हमेशा सुरक्षा का भाव देता है। जब एक भेड़िया झुंड में चलता है तो उसको पता है कि कोई मुझ पर आक्रमण करेगा तो दूसरे भेड़िए बचा लेंगे। वही भेड़िया अकेला हो जाए तो वो मर जाएगा। तो ये किताब का एग्जाम्पल है कि एक अकेला भेड़िया मर सकता है, लेकिन झुंड में चलता भेड़िया बच जाएगा। तो उसने इस भेड़िए के एग्जाम्पल से क्या बताया है कि हम समूह में रहना पसंद करते हैं। हमें समूह की निंदा अच्छी नहीं लगती। अगर समूह में हमारी निंदा बार बार होगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि वो समूह जिसमें है हम हैं, वो हमारा एक तरीके से मान करे, सम्मान करे, हमें एक्सेप्ट करे, और हम भी उन्हीं के कायदे कानून पर चलते हैं, क्योंकि हमें वहां रहना सुरक्षा का भाव दे रहा है। फिर इसने कहा है कि मनुष्य के जो सबसे प्रभावी जो प्रभाव डालने वाले जो प्रारंभिक थे, वो उनके नजदीकी होते हैं। परिवार होता है, माँ होती है, फिर पिता, फिर दूसरे भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, परिवार। फिर जब स्कूल में पहुंचा तो शिक्षक, जब वो धार्मिक सम्मेलनों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में गया तो वहां के लोग, और फिर जब वो अपने काम में गया तो काम के कार्य क्षेत्र के लोग। इस तरीके से उसके जीवन में बारी बारी आने वाले ये लोग सभी उस पर प्रभाव डालते हैं, उसकी आदतों के निर्माण में सहयोगी बनते हैं। फिर इसने 3 चीजों के बारे में बताया है कि हम समूहों की नकल करते हैं। कौन से 3 समूह बताए हैं जेम्स क्लियर ने? पहला बताया है कि हमारे करीबी समूह,
जो सबसे नियर एंड डियर होते हैं, हमारे सबसे पास में रहते हैं। और एक लाइन मैंने कहीं सुनी भी थी कि आप कैसे हो, आप हो अपने आसपास रहने वाले 5 लोगों का प्रतिबिंब। जो आपके सबसे करीबी 5 लोग हो है ना, आप वैसे ही हो। चाहो ना चाहो जैसा भी हो, आप पर आपके करीबी 5 लोगों का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वो दिन रात अगर आपके पास है, तो उनका प्रभाव सबसे पहले पड़ेगा। तो कहा जाता है कि किसी इंसान को कैसा समझा जाए कि वो कैसा है, तो उसके आसपास के पहले 5 व्यक्तियों को देखा जाए कि वो कैसे हैं। तो इसने कहा है कि करीबी जो समूह होता है, जिसमें मैंने आपको बता दिया, परिवार आएगा, मित्र आएंगे, हमारे शिक्षक आएंगे, सहपाठी आएंगे, ये जो हमारे रात दिन आसपास रहते हैं ना, हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल है कि जैसे एक हॉस्टल में अगर एक बच्चा रहता है और एक रूम शेयर करता है, 4 बच्चे साथ में रूम शेयर करते हैं, 3 बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, और उसको बोलेंगे यार तू तो बच्चा ही रह गया, सिगरेट नहीं पी सकता, तू तो ऐसा है, तो वो बच्चा सही होते हुए भी बोलेगा ये 3 पी रहे हैं तो शायद मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ और ये पी रहे हैं तो इसका मतलब मुझे भी पी लेनी चाहिए। और वो उनके साथ उस चीज का आदी हो जाता है, आदत डाल लेता है। तो वो अपने करीबी समूह की नकल करता है, करीबी समूह का अनुसरण करता है, और उनकी जैसे ही आदतें अपनाने लगता है। तो जेम्स क्लियर ने कहा है, तो अब इसका क्या करें? तो उसने कहा है कि आपको अगर बेहतर आदतें बनानी है, तो आप हमेशा कोशिश करो कि एक ऐसा ग्रुप चूज करो जो आपका, जो आप चाहते हो वैसा ही वो भी व्यवहार कर रहे हो। फिटनेस चाहते हो, तो ऐसे फिट लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर लो। योगा सीखना चाहते हो, तो जो योग करने वाले लोग हैं उनसे दोस्ती बढ़ा लो। जैसा बनना चाहते हो वैसे ही लोगों का ग्रुप आप सेलेक्ट करो और उनके साथ रहना शुरू कर दो, अपने करीबी रूप में। फिर उसने कहा है बहुसंख्यक समूह की नकल करना। बहुसंख्यक का मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लोग। तो ये तो होता ही है ना, हमारे घर में भी होता है कई बार। हम एक इसकी बहुत अच्छी लाइन है, किताब की लाइन बोल रही हूँ, कि एक आदमी अकेला सही होने की बजाय 100 गलत लोगों के साथ रहना पसंद करेगा। उसे पता है मैं सही हूँ, मन से जानता है मैं सही हूँ, बट मैं अकेला पड़ गया हूँ, ये 100 लोग सही है, तो मुझे इनके साथ रहना है, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी कि अकेला भेड़िया रहा तो मारा जाऊंगा। तो इसने बहुत अच्छा यहाँ पे एक ना एक्सपेरिमेंट करके बताया है। सोलोमन एस का नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया था कि 2 कार्ड लिए, जैसे अपन कोई भी कार्ड लेते हैं वैसे 2 कार्ड लिए। एक कार्ड पर सिर्फ एक लाइन बनाई और सबको दिखाई। एक प्रतिभागी को बुलाया, एक आदमी को बुलाया, और दूसरे कार्ड पर 3 अलग अलग साइज की लाइनें बना दी। और उसने कहा कि अब बताओ कि जो एक पहला कार्ड है उस पे एक लाइन, दूसरे कार्ड में जो ABC 3 लाइनें हैं, उसमें से किसके बराबर है? और उसको पहली बार में देखते ही पता चल गया कि एक तो बहुत छोटी है, एक बहुत बड़ी है, एक इसके बराबर है। देखने से ही पता चल रहा है। आप अगर आपके पास किताब है तो आप देखोगे ये यहाँ पे है। मुझे भी पढ़ने से पहले ही दिख गया कि भाई ये तो सिंपल बात है, ये ए है जो छोटी है, बी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो सी बराबर होगी। लेकिन उसने क्या किया, उसने जैसे सी बोला तो उसने कहा ठीक है, फिर उसने जानबूझकर अपने कुछ ग्रुप के लोगों को, 10 लोगों को साथ बिठा दिया। बोला अब बताओ, आप लोग भी बताओ। वो 10 लोग बोलने लग गए कि नहीं भाई बी बराबर है या ए बराबर है, गलत जवाब दिया। तो जब जब गलत जवाब दिया, तो वो आदमी थोड़ा यूं सोचने लग गया कि नहीं ये लोग गलत बोल रहे हैं। पर ये 10 लोग गलत कैसे हो सकते हैं? उसे नहीं पता कि ये तो इसी के ग्रुप के ही लोग हैं और जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो उसने कहा भाई मैं सही तो हूं, लेकिन ये 10 लोग गलत हो सकते हैं और मैं एक सही, मतलब थोड़ा वो कंफ्यूज हो गया। और उसने भी वही जवाब दिया कि नहीं आप जो कह रहे हो वही सही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है जो भी है, पर हम इसको अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। कई बार हमारी संस्कृति के कुछ रीति रिवाज, जैसे मेरे पति के साथ तो बेचारों के साथ रोज होता है, हर बार उन वो एक विरोध की बात लाते हैं, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को लेकर क्वेश्चंस करते हैं, आते हैं। कल ग्रहण के नाम पर भी काफी सारे क्वेश्चन आंसर सुन के आए। हुआ क्या है कि अब वो बेचारे हार मानने लगे हैं कि मेरे सवालों के जवाब तुम्हारे पास है नहीं और मैं तुम्हारी नजर में बुरा बनने लग गया हूं। और मैंने भी उनको कल यही समझाया कि आपके सवाल सही हैं, हमारे पास इनके जवाब नहीं है। क्यों हमें ग्रहण में ही अंदर रहना है? क्यों सुबह उठते ही हमें पहले नहाना है? क्यों हम ये कुशा रख रहे हैं? क्यों हम ये डाब रख रहे हैं? क्यों हम सूतक काल से पहले ये सब कर रहे हैं? क्यों ये सफाई कर रहे हैं? मुझे सच में कुछ नहीं पता है। मैं अपनी माँ और सास को देखकर ये सब कर रही हूँ। मेरे पास आपके किसी सवालों का जवाब नहीं है। मैं तो इस समूह के लोगों जैसी हो गई हूँ जो समूह में रहना चाहती है। और डर लगता है कि अगर मैं इनसे कुछ अलग करने लग गई तो शायद ये मेरी वो निंदा करेंगे। ये कहेंगे कि ये तो उपद्रवी हो गई है, उग्रवादी हो गई है, ये मानती नहीं है, ये इसलिए। और मुझे एक इन सबके साथ रहना है,
ये मेरे अपने हैं, मैं इनको नाराज नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, मुझे वही करना पड़ेगा। और उसकी एक लाइन जो थी वो कल वाले मेरे सारे सवालों के ऊपर फिट बैठी, कि एक व्यक्ति जैसे मेरा पति अकेला सही होने के बावजूद भी 100 लोग गलत है उनके साथ रहना उसकी मजबूरी हो जाता है। वो कहता है छोड़ो यार। क्योंकि कई बार होता क्या है, मैंने उनको एक लाइन बोली थी, मैंने कहा दो चीज होती है, रिश्ते और तर्क। आप जो तर्क कर रहे हो वो उसमें आप जीत जाओगे, लेकिन आपको कई रिश्ते हारने पड़ेंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे, वो आपसे मानेंगे नहीं। और माँ से बड़ा कोई नहीं है। वो जैसे कहे हमें करना है, हालांकि उन्होंने बहुत चीजें करनी कहनी आपको बंद भी कर दी, बोला मेरा बेटा ये एक सवाल लाता है जिनके जवाब नहीं है मेरे पास। तो वो फिर नाराज होकर कहती है तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर। मैंने तो बोल दिया तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। मैंने कहा नहीं, रिश्ते जीतने चाहिए, तर्क हार जाओ तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये तो एक फैमिली में, वो मेरी तरह फैमिली में कई जगह पर होता है, खाने पीने को लेकर होता है। इस दिन पर्टिकुलर यही खाना बनेगा, आपकी बॉडी को वो सूट करे नहीं करे, आपकी तबीयत खराब है, बट उस दिन तो वही बनेगा और वही खाया जाएगा। तो यही यही भी, ये किताब भी वही एग्जाम्पल दे रही है कि हमारी संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मजबूरीवश माननी पड़ती है, क्योंकि बहुसंख्यक समूह उसको मान रहा है, हमें उनके साथ रहना है। और तीसरा है शक्ति संपन्न लोगों का अनुकरण करना, जो बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न है, जिनकी शक्ति है, प्रतिष्ठा है, रुतबा है, ऐसे लोग समाज में होते हैं तो हम उनकी नकल करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये लोग, हम उनकी सफलता की नकल करते हैं, हम चाहते हैं हम सफल हुए, तो वो जैसा कर रहे हैं हम वैसा करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक कल रील बहुत फेमस हो रही थी, अंबानी जी गणेश जी के सामने हाथ हिला हिलाकर जोड़ रहे थे, और उसके मीम्स बनने लग गए कि ओ मुझे पता ही नहीं था कि गणेश जी को नमस्कार कैसे किया जाता है, और लोग उनकी नकल बनाकर मीम्स बना रहे हैं, बहुत वायरल हो रही है। क्योंकि वो गणेश जी के सामने ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला के नमस्कार कर रहे हैं कि अच्छा मैं तो हाथ हिला नहीं रहा हूँ नमस्कार करते वक्त, और ये जो अंबानी है करोड़पति वो हाथ हिलाकर नमस्कार कर रहा है, तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। ठीक है, वो एक मीम्स के लिए एक मजाक के तौर पर है, बट वो है शक्ति संपन्न लोगों का अनुसरण। जो समाज में सबसे शक्ति संपन्न है, पैसे वाले हैं, हम चाहते हैं कि शायद वो इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हमें भी वैसा ही कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 समूहों का इसने विवरण किया है कि हम कैसे अपनी आदतें बनाने में इस तरीके से करीबी लोगों का, बहुसंख्यक लोगों का और शक्ति संपन्न लोगों का अनुसरण करते हैं। तो करना क्या है, अगर बेहतर आदतें, अच्छी आदतें बनानी है तो अपना समूह अच्छे से चूज कीजिए, जिन लोगों के साथ आपकी अच्छी आदतों का निर्माण हो सके। थैंक यू, थोड़ा मैंने टाइम ज्यादा लिया है बट मैं रोक नहीं पाई खुद को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जमुना जी। थैंक यू सो मच। आज मैंने भी कॉपी चीटिंग कर ली है। इस चैप्टर हाँ को ठीक समझा। है सर, 2 मिनट, मैं 2 मिनट जी, लूंगी आप लोगों बिल्कुल का। बिल्कुल दीदी, जमुना जी बिल्कुल। ने बहुत ही शानदार बोला है, लेकिन इसमें उनका कुछ सवाल था, सवाल से ज्यादा उसी में सारे जवाब भी छिपे हुए थे। लेकिन एक चीज जो मैंने बताया, इतिहास अकेला व्यक्ति ही रचता है। उसके लिए उसको वो सब कुछ इतिहास रचने के लिए जब अकेला व्यक्ति खड़ा होता है, सब उसको पागल कहते हैं। सब कहते हैं कि ये नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले एक मान्यता थी, एवरेस्ट पे कोई पहुंच ही नहीं सकता। एक व्यक्ति जो पहुंचा, उसने इतिहास रच दिया। उसे भी कितनी अवहेलनाओं का सामना करना पड़ा होगा। नहीं हो सकता, ये सब हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। तो जीवन में जब आप ठान लेते हो, हर असंभव को संभव कर सकते हो। निर्णय आपका है। इतना ही। ओवर टू यू सीके सर। बिल्कुल कनक दीदी, यही बात जेम्स क्लियर ने अपना जो स्टार्टिंग में ना, जो पॉलगर का एग्जाम्पल दिया उसने भी यही कहा कि वो जन्म से नहीं बनते, उन्हें बनाया जाता है। तो जो आप कह रहे हो वो एकदम सही है। और वो इतिहास कहते हैं ना कि इतिहास तो पागलों ने रचा है, बाकी तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जो पागल है, जुनूनी है, जो वही इतिहास रच सकते हैं, वो अकेले खड़े होते हैं, उनका मजाक भी बनता है। लेकिन जब वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो फिर लोग उन्हीं की नकल करते हैं। बिल्कुल सही है दीदी आपकी बात। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जमुना जी, थैंक यू कनक दीदी। और कौन कौन पढ़ के आया है, प्लीज जल्दी जल्दी शेयर करें। क्या बात है, आज कोई भी पढ़ के नहीं आया मेरे, जमुना जी के अलावा? बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। सरिता जी? पढ़ी हूँ सर।
ऑल वेल। हाँ हाँ, ऑलवेज चलिए पढ़ी ग्रेट। हूँ। बिल्कुल शेयर करें। हम्म, मतलब वही जमुना जी बोल ही दी हैं। मैं एक्चुअली ये बुक पढ़ रही हूँ ना, तो पूरा घुस जा रही हूँ, और कैसे समझाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है आजकल। जो भी चैप्टर, इसलिए मैं सब सुनते रहती हूँ। इसमें जो एकदम से अपने बच्चों को चेस के लिए बनाना है कि हाँ सुपर चेस चेस में वो लोग करें, तो उसका वो पहले सोच के और तब शादी से शुरुआत किया है उन्होंने, कि वो बच्चों को चेस सिखाना है और वो एक अव्वल दर्जे के चेस के खिलाड़ी बने। उसके लिए वो शादी करता है कि जो उसको सपोर्ट करे और ये सब करे। तो वो तो है, वो बात सही भी है, मतलब बुक में है तो सही है। और ग्रुप में रहना है, तो ये बुक क्लब में हम रह रहे हैं तो बुक पढ़ रहे हैं, ये तो एग्जाम्पल सामने है। मैं तो बुक पढ़ने वाली थी नहीं, और अभी रह के तो वैसा ग्रुप चुनना और उसके साथ रहना बहुत, मतलब मुश्किल तो होता है सर। ऐसे नहीं है जैसे मैं भी अपने बच्चे को करना चाहती थी कि नहीं वहां नहीं जाए, नहीं तो ये करेगा, और जैसे चार्ल्स ने कर लिया, वैसे 10 लोग मिलेंगे कि नहीं नहीं ये तो अत्याचार है। मेरे घर में तो मुझे ही बोला, मैं जैसे नहीं जाने देती हूँ बच्चे को कि नहीं वहां मत जाओ, बच्चे खराब हैं। बच्चे को जो सीखना है वो करेगा ही, चाहे तुम रोको चाहे मत रोको। लेकिन ये होता है तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं, मैं समझ रही हूँ, बुक को पढ़ रही हूँ। लेकिन हाँ ये है कि ग्रुप में अगर आपको अच्छा हेल्प चाहिए तो वैसे लोगों के साथ रहो कि जो एक्सरसाइज करेंगे, और वो ग्रुप में होता भी है। जैसे वॉकिंग करते थे हम तो ग्रुप में करते थे, तो कैसे 15,000 बीतता था पता नहीं चलता था। बारिश हो धूप हो कभी भी हो किसी मौसम में। लेकिन अभी बारिश के मौसम में नहीं निकल रहे लोग, तो मैं भी आलस कर रही हूँ कि हाँ रहने दो, बारिश है भीग जाऊंगी। सबका तबीयत वायरल हो रहा है भीगने से, घर के लोग तो रोकते ही हैं, बारिश है मत भीगिए तबीयत खराब होगा, जिसकी वजह से वॉक नहीं हो पा रहा है। तो ये तो एकदम मेरे ऊपर, तो यहाँ मैं इस चीज को पॉइंट कर रही हूँ कि हाँ। और पहले मेरा ग्रुप था जिसमें बहुत सारे लोगों का खाना लोग ऐसे चुटकियों में घर का काम खुद से करते थे और चुटकियों में बना लेते थे। तो मुझे तभी भी कुछ नहीं लगता था, मैं फटाफट करती थी। और अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग कुक रखे हुए हैं, तो ऐसे कि कैसे बनेगा, मुझे भी क्वेश्चन आता है कि हाँ ये लोग तो सब कर लेते हैं क्योंकि सबके पास हेल्पिंग हैंड है, मेरे पास नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दृढ़ संकल्प करके करें तो सब पॉसिबल हो जाता है। हाँ ग्रुप का असर पड़ता है, बहुत पड़ता है, ये तो मैं मानती हूँ। मेरा भी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाता है जब सुधा दीदी की बेटी आती है। हम लोग दोनों एक दूसरे से बहुत पास रहते हैं, तो वो सबको, मतलब वो गर्ल है लेकिन वो खाऊंगा खेलूंगा करती है, तो मैं भी घर में वैसे ही बोलने लगती हूँ। फिर मुझे रियलाइज कराया जाता है। तो ऐसे है। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सरिता जी। हाँ जी, अब किशोरी दीदी शेयर करेंगी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दीदी। मेरी जो समझ में आया है जब मैंने पढ़ा उसमें ये है कि अधिकांश व्यक्ति अपनी प्रशंसा ज्यादा चाहता है, और वो उन्हीं लोगों से अपना व्यवहार बनाए रखना पसंद करता है जो उनकी प्रशंसा करे, या वो प्रतिष्ठित लोगों से ही अपना व्यवहार प्रतिष्ठित लोगों से अपना व्यवहार बनाए रखना चाहता है, जो और उसी से चाहता है यही व्यक्ति मुझे सम्मान दे। कई लोग देखते हैं ना, अब आपके घर में 5-7 बहन, पता नहीं आपके साथ तो है या नहीं है, पर मैं समाज में देखती हूँ जैसे 5-7 बहन बेटियां हैं, तो माँ बाप का या बहन भाई होगा उसी के प्रति ज्यादा आदर भाव सत्कार रहता है, जो जिसके पास गाड़ी घोड़ा या वो पैसों से सक्षम हो। सर हंसी मत मेरी बात। मैं कह रही हूँ वो नहीं नहीं, बात बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ कि बात बिल्कुल आप जो बोल रहे हो तर्क संगत बिल्कुल सही है। हाँ, बस मेरे तो यही समझ में आया। और ये बात तो मैंने कई बार, जैसे पूरी बुक पढ़ती हूँ जब मैं ये कहती हूँ ये चीज मैं से नहीं हमसे तैयार होती है। जो भी चीज हम समूह में रहते हैं तो वो सब मैं से नहीं हमसे बनती है। ये बस मैं इतना ही कहना था। आज मैं रूपाली जी और के भैया और के घर में आई हूँ, और कनक जी भी अभी आने वाले हैं। ग्रेट ग्रेट, कनक दीदी रास्ते में ही है, अभी तो गाड़ी में बैठी हुई है। यस यस यस, गाड़ी में ही है मैम।
नीता मैम शायद कुछ बोलने वाले थे। हाँ जी नीता मैम, शेयर करें प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस मैं शेयर करना चाह रही हूँ, जैसा भी जमुना जी ने शेयर किया, जो पोलगर सिस्टर्स की बात हम लोग करते हैं, तो आप देखिए चेस अपने आप में ही एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत दिमाग की जरूरत होती है ना। हमेशा से लगता है कि चेस खेलना जानते होते हैं यानी कि आपने बहुत दिमाग है। बट मुझे जब मैंने इसको बुक को पढ़ा था लास्ट, जब हमारे बुक रीडिंग क्लब में चल रही थी ये बुक, तो उसमें मुझे बात समझ में आई कि चाहे आप कितना भी दिमाग का गेम हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ओनली अ हैबिट, जो आपकी जो हैबिट है, जो आपका जो एक नर्चरिंग है, या जो आपकी जो पेरेंट्स के थ्रू जो आपकी जो नर्चरिंग होती है, वही अपने आप में जो है ना इम्पोर्टेंट है। अगर आप, जैसे अभी हम देखते थे बीच में, मैं एक बार गुड़गांव गई थी, तो एक बहुत छोटे बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को ना स्विमिंग सिखा रहे थे। तो मुझे लगा ये 6 महीने के बच्चे को स्विमिंग सिखा रहा है, डूब जाएगा बच्चा यार। हम इतने बड़े होकर, 6 फीट बराबर होकर भी हमको लगता है हम डूब रहे हैं, तो यार इतने बच्चे, छोटे से बच्चे को तो वो कैसे बचाएगा अपने आप को ना। मतलब वो, मतलब ट्रेनर उसको सिखा रहे थे, और मैंने उनसे बात की, मैं कहा, आप इतने छोटे बच्चे को कैसे आप, मतलब हाउ कैन यू लाइक बी सो, मतलब क्रूअल, मतलब माँ बाप के लिए भी लग रहा था कि यार इतने कैसे हो सकते हैं, मतलब कि 6 महीने के बच्चे को यार पूल में डाल दिया। एक तो इन्फेक्शन का डर, और इन्फेक्शन से भी बड़ी बात, सीखेगा कैसे ना, डूब ना जाए। तो मतलब वो बता रहे थे कि 6 महीने में जब ये सीख लेगा ना, तो मतलब आप देखेंगे कि ये, मतलब आगे आगे, मतलब अगर इसको कंटिन्यू रखेगा तो आगे चांसेस है ही कैन बिकम अ चैंपियन, है ना। और हम चाइना में भी देखते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस तरह की चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं पहले हमारा बच्चा पढ़ ले, फिर हम बच्चे को एथलीट बनाएंगे, तो फिर बच्चा उसके बाद मेहनत करेगा। तो यहाँ पे जो चेस की जो बात उन्होंने की कि किस तरह से एक हैबिट, या किस तरह से जो आपकी नर्चरिंग है, वो किसी भी दिमाग वाली चीज को भी जो है ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं, हम अपने बिजनेस में भी बात करते हैं, वैसे भी आप देखिए कंसिस्टेंसी जो है ना वो बीट करती है किसी भी मोटिवेशन को। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपको मोटिवेशन है या नहीं है, आप हर दिन अगर कोई काम कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आप, जैसे बुक के बारे में, जैसे एटॉमिक हैबिट्स की बात करें, तो उसमें भी एग्जैक्टली लिखा हुआ है, जब आप रोज 0.01% भी सीखते हैं, जैसे अभी सरिता जी ने कहा कि हमने बुक पढ़ना सीख लिया, वरना मैं तो बुक पढ़ती नहीं, है ना। और आप देखेंगे सरिता जी कि अभी आप, अभी तो शायद आपने शायद दूसरी या तीसरी किताब ही पढ़ रहे हैं, पर जब ये किताबों का नंबर 30 हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि मैंने जिंदगी में वो अचीव कर लिया जो मैं शायद स्कूल एजुकेशन से भी अचीव नहीं कर पाती, है ना। और वाकई में बता रही हूँ आपको, स्कूल एजुकेशन में जो सिखाते हैं हमें, कहीं पर भी कंसिस्टेंसी सिखाते नहीं है, कहीं पर भी ये नहीं बताते कि आप जो है, मतलब ये चीजें जरूरी नहीं है लाइफ में कि आपने मैथ्स में ये सीख लिया है, वो कर लिया, है ना। आपको आगे क्या बनना है। तो जैसे अभी जो नई बुक शुरू हो रही है, इसमें एग्जैक्टली बता रहा है कि जो स्कूल एजुकेशन है वो आपको ये सिखाएगी कि भाई क्या करना है, बट आपको ये नहीं सिखाएगी कि जीवन में कैसे आपको आगे बढ़ना है ना। तो यहाँ पे आप जो है, जब एटॉमिक हैबिट्स जब मैंने पढ़ी, तो पोलकर सिस्टर्स का पढ़ के आई वाज सो अमेज्ड। मुझे लगा कि एक सिस्टर, दूसरी सिस्टर, तीसरी, तीनों भी सेम दिमाग है, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, दोनों में सेम दिमाग नहीं हो सकता, बट जस्ट दैट हैबिट, और एक लगातार वो एनवायरनमेंट जो है अपने आप में वो था, और उन्होंने किस तरह से जो है तीनों ने उसी सेम फील्ड में सक्सेस अचीव की। तो ये अपने आप में एक मिसाल है, और मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को एग्जैक्टली वैसी ही परवरिश देनी चाहिए जैसा हम चाहते हैं। जैसे अभी हमारे साथ में उमा होगी अगर इसमें, तो उसने अपने बेटे को अभी चेस में अभी से ही डाल दिया, है ना। अभी भी उसने थोड़ा लेट किया, है ना, बट मतलब संभव अभी से उसका बेटा चेस खेलता है, और बहुत अच्छी चेस खेलता है। अभी लास्ट टाइम आया था तो मेरे साथ चेस खेल रहा था वो, तो पहले एक बार हार गया था, तो तब से सोच रहा था कि नहीं आंटी आपको तो मैं हराना ही है चेस में। मैंने कहा बेटा मुझे तो आता ही नहीं चेस खेलना बहुत ज्यादा, तो कोई चिंता की बात नहीं, तो हरा ही देगा, है ना। बट उसको पता है कि मुझे चेस खेलना आता है, और अच्छा चेस खेलना आता है। बट क्योंकि मैंने इतने सालों से प्रैक्टिस नहीं की, अभी वो पिछली बार आया तो मुझे हरा के गया, तो वही वॉज वेरी हैप्पी। और मैंने कहा मेरे से जीतने से इतनी ज्यादा खुशी नहीं होगी, मैं आई एम नॉट कंसिस्टेंट, मैं अगर कंसिस्टेंटली खेल रही होती तो शायद मैं तेरे को अभी भी हरा सकती थी। तो कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मतलब वो उसने बताया, और वो इतना अच्छा खेलता है चेस अभी। अभी शायद कुछ अवार्ड और मेडल्स वगैरह भी लाया है, तो उमा बता पाएगी उसके बारे में ज्यादा। बट मैं ये जानती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को इंटेलिजेंट दिखाना चाह रहे हैं, या बच्चों का ये इंटेलिजेंस साबित करना चाह रहे हैं, या कुछ भी बच्चों को आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट इट फ्रॉम द निपिंग बर्ड। जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं उसी समय से उसको स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है हम ज्यादा बेहतरीन उनको बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बेसिक यही है इसका, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे किसी भी चीज की बात हो, जो हम बात करते हैं, जब हमें अपने बच्चे को बहुत एक अच्छा इंसान बनाना है, तो हम संस्कारों की बात करते हैं। जब हम चाहते हैं कि वो दुनिया के अंदर एक अच्छा इंसान बने, तो हम चाहते हैं कि उसकी आदतें अच्छी हो। तो स्पोर्ट्स के बारे में भी यही है।
जैसे बहुत सी कंट्रीज, जैसे नीता जी ने अभी मेंशन किया ही था, चाइना और ये इस तरीके की जो कंट्रीज हैं, ये लोग बचपन से ही बिल्कुल एकदम छोटी सी एज से ही उस बच्चे के दिमाग में ये डालते हैं कि भाई उसे ये करना है। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, हम बचपन से ही दिमाग में डालते हैं, भैया बेटा 4 किताबें पढ़ ले, क्लर्की करनी है तुझे, पेन चलाना है, महीने वाले दिन 50,000 रुपए लेके आने हैं, उसकी 30,000 की ईएमआई भरनी है, 20,000 रुपए के अंदर बाकी का घर घर चलाना है, सब चलना है। हम ये सिखाते हैं। फर्क सिर्फ यही है। हम ये क्यों सिखाते हैं? क्योंकि हमें यही मिला है हेरिटेज के अंदर पूरा, है ना। हम यही इस हिसाब से सिखाते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर, जैसे मैंने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी बीच बीच में जैसे जमुना जी भी समझा रही थी और मैंने अभी ये भी जैसे देखा, इस बुक के अंदर भी देख रहा था, तो कई चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट उसने लिखी है। जैसे वातावरण की बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही उसने बता दिया था कि आपकी आदतें जो है, उनका एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उसके ऊपर, आपकी आदतों के ऊपर, है ना। और सबसे अच्छी बात उसने क्या लिखी, जैसे समूह की जो बात आई थी कि भाई ग्रुप का कैसे प्रभाव पड़ता है, तो उसके अंदर लिखा कि व्हेन चेंजिंग योर हैबिट्स मींस चैलेंजिंग द ट्राइब। मतलब आपकी आदत को चेंज करना है का मतलब अगर ये हो गया कि आप पूरे समूह को चैलेंज कर रहे हो, तो वो बहुत अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अट्रैक्ट नहीं करेगी वो चीज कि आप ग्रुप के या सोसाइटी के अगेंस्ट में जा रहे हो आदत को बदलने में। But when changing your habits means fitting in with the tribe, change is very attractive. अगर ऐसा होता है कि हम कोई आदतें बदलना चाह रहे हैं अपनी, और वो आदतें जो हैं वो समूह के साथ में समाज की आदतों के हिसाब से फिट हो रही है, उसके अंदर उनके एक्सेप्टेंस है, उनके हिसाब से फिट हो रही है, तो वो हमें अट्रैक्टिव लगेगी और हम उसको फटाफट चेंज करना शुरू कर देंगे, है ना। अब बात यहां पर जो आ रही है, जैसे कनक दीदी ने मैसेज में भी लिखा था कि एक अकेला इंसान ही इतिहास बनाता है ना। या जो इतिहास बनाने वालों को लोगों ने पागल भी बोला है, या फिर कई बार ऐसे बोलते हैं कि पागलों ने इतिहास रचा है। तो वो बेसिकली पागल तो वो समूह के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इंसान, वैसे तो पागल नहीं है। तो वो इंसान यहाँ वाला है कि जिसने समूह के हिसाब से भी उसको आदतें चाहे अनअट्रैक्टिव भी लगी हो, लेकिन उसने अपनी आदतों को चेंज किया, समूह के अगेंस्ट में भी जाके वही लोगों ने इतिहास रचा है। फर्क सिर्फ इतना सा है। और जैसे ये पोलर सिस्टर्स के बारे में भी जो बताया था, तो इसके अंदर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी बीच में भी पढ़ते पढ़ते, कि हर एक बहन एक से बढ़कर एक थी। एक जैसा दिमाग नहीं था उनके अंदर, एक से बढ़कर एक थी, पहली से दूसरी बढ़कर थी, दूसरी से तीसरी, तीसरी तो सबसे खतरनाक थी कि 27 साल तक, फॉर 27 years शी वॉज द हाइएस्ट रैंकिंग, शी वॉज द नंबर 1 रैंक्ड फीमेल चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड। आज तक संसार के अंदर ऐसा कोई नहीं आया जो कि 27 साल तक, मतलब 27 भी क्या मैं बोलूं, 9 साल तक भी, 2 और +7, 9 साल तक भी लगातार वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहा, लेकिन ये बच्ची 27 साल तक वर्ल्ड चैंपियन रही है। तो एक से बढ़कर एक है। यस सर, यस। एब्सोल्युटली। इसके इसके लिए बीच में मैं सर बोलना चाहूंगी जी एक बात, जी। कि जैसे ये पोल्का सिस्टर्स का 3 बहनों का बोला, तो वो तीसरी वाली जब माँ प्रेग्नेंट थी तब से उसके ये संस्कार चले गए कि मेरी 2 बहनें और मतलब ये खेल रही हैं, तो वो और ज्यादा सुपर मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड बनी इस गेम को खेलने के लिए। और मेहनत तो बाद में जन्म के बाद में करी है, पर ये बीज जो है, वो संस्कार जो है, ये प्रेगनेंसी में ही उसके साथ चला गया। तो उसका ये असर हमें, जो हम उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं, तो वो सामने आया है ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये इस चीज को, इस साइंस को जब भारतवंशियों ने जब पहले पहले शुरुआत के अंदर बताए थे ना, कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको आसपास का वातावरण उसका ऐसा होना चाहिए, भजन कीर्तन करें और ये करें उस करें, ताकि वो संस्कार उस बच्चे के अंदर जाए, है ना। और इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था महाभारत के टाइम पर। कोई बता सकता है? यस सर, अभिमन्यु को, अभिमन्यु का एग्जाम्पल है ये। एग्जैक्टली अभिमन्यु एग्जैक्टली का, एग्जैक्टली। उस बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल। जब साइंस जब इवॉल्व होना शुरू हुई था ना, तब साइंटिस्ट लोगों ने मना कर दिया था इस चीज को, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, उस बच्चे के तो ब्रेन ही नहीं है, अंदर ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ था, कैसे आप मान सकते हो। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल सिरे से नकार दिया था साइंस ने। लेकिन जब जैसे जैसे रिसर्च डेवलप होनी शुरू हुई, तब उन्होंने फिर से वापस उस महाभारत काल के अंदर गए, बोले हाँ ये चीज तो हुई थी, और इस चीज को उन्होंने मानना शुरू किया। और आज इसी के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है।
कि जब एक फीमेल का पता चलता है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है, उसके आसपास वाले सब तरह से राय देते हैं उसको, और कोई भी बुरी राय नहीं देता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं बुरी राय दे रहा है कि तू ये मत खाना ये खाना, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जो उसके बिल्कुल क्लोज फैमिली वाले होंगे वो उसको हमेशा इसी तरह की राय देंगे, अच्छी संगत करो, अच्छी किताबें पढ़ो, म्यूजिक सुनो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। तो वो उस तरीके से उसकी आदत पड़नी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये। और वातावरण, चाहे बाहर फिजिकली आप देख रहे हो, चाहे वो अंदर मतलब गर्भ के अंदर उस बच्चे को मिल रहा है वो वातावरण, लेकिन उस वातावरण का फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ये हमने करोड़ों बार देख चुके हैं हम लोग। अभी फिलहाल दुनिया के अंदर करीब 7.25 करोड़ जो है जी रहे हैं लोग, इंसान जो जी रहे हैं। तो हमने करोड़ों देख चुके हैं ये एग्जाम्पल ना। तो यही फर्क है पूरा। ऑल्दो ये चैप्टर वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है जैसे जमुना जी ने बताया था, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। और मैं खुद भी इसको पढ़ूंगा। अगर आप में से और कोई पढ़ के आया है तो वो शेयर करें, अदरवाइज फिर हम हमारा टाइम भी हो चला है, और फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम फिर से इसको शेयर करेंगे। जी नेहा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड। सर मैं भी एक छोटा सा अभी जो डिस्कशन चल रहा था प्रेगनेंसी वाला, तो मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने लास्ट ईयर एक लेडी थी, लेडी है मीन्स मतलब उनको मैंने प्रेगनेंसी में योगा करवाया था, जो एंटीनेटल क्लासेस होती है उसमें उन्होंने योगा किया था। योगा के बाद हम जो मैं उनको रिलैक्सेशन करवाती थी, और उसमें ऐसा होता था कि उनको पूरा बेबी का विजुअलाइजेशन होता था, मतलब उनको पूरा आधे घंटे का वो सेशन होता था। उसमें उनका एक एक बेबी का बॉडी पार्ट्स, बेबी उनको कैसा चाहिए, क्या चाहिए उसका, आपको क्या उसको बनाना है, कैसा चाहिए, बेबी का फेस कैसा होना चाहिए, बेबी किस दिन आपको चाहिए, होते टाइम मतलब बेबी का वेट कितना होना चाहिए, वो सारा कुछ मैंने उनको विजुअलाइजेशन करवाया था। उनका सेम वैसा ही बेबी हुआ है। वो अभी भी मुझे मंथली कभी कभी उसका फोटो शेयर करती है, और वो सब मुझे बोलती है कि दीदी जैसा आपने करवाया था मैम, बिल्कुल मेरा बेबी वैसा ही है। उसकी मतलब ग्रोइंग भी उसकी वैसी ही हो रही है जैसा मैं चाहती थी। अभी से ही उस बच्चे में वो सब कुछ सिम्टम्स दिखने लगे हैं, बच्चा कैसा दिखता है, उसका स्किन कैसा होना चाहिए, सब कुछ वैसा ही होता है, वैसा ही है उसका। तो ये एक लाइव एग्जांपल मैंने भी देखा है कि अगर आप प्रेगनेंसी में ही ये सब हम पहले से ही बच्चे के अगर उसमें डाल देते हैं ये सब चीजें, तो वो चीजें होने लगती है। तो थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू फॉर एडिंग नेहा जी। और वैसे भी हमने तो एक इंजीनियर्ड बेबी हमारे ग्रुप के अंदर है ऑलरेडी। उसकी मम्मी देखो स्माइल कर रही थी अभी कैमरे के ऊपर, अभी भी अब तो बहुत तेज स्माइल कर रही है। जी आकांक्षा जी। ये सर जैसे ही मतलब सुना, सॉरी मैं ज्वाइन लेट करी सेशन। जैसे ही सुना बस मुझे लगा मुझे ही बोलना चाहिए, गौरव बोले सबसे पहले हैंड रेस कर। तो डेफिनेटली पूरी तरह से इंजीनियर्ड बेबी है। और पता नहीं मैंने कभी शेयर नहीं किया शायद। इसके पहले मेरे 2 बार मिस कैरेज हो गए थे, मैं जयपुर में नहीं रहती थी तब। तो मुझे बहुत मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि नहीं होगा 3 मंथ्स के बाद में मुझे तो। मैं मैम को एक ही बात बोलती थी, मैम 3 मंथ से ज्यादा ना रह नहीं पाता, फिर कुछ तो ऐसा हो जाता है कि हार्ट बीट हो जाती है, बंद हो जाती है। तो मैम से आई एम थैंकफुल, रियली थैंकफुल अनिरुद्ध और स्वरम को, कि जो जिन्होंने कनक मैम से हमें मिलाया। उन्होंने डे 1 से मुझे ये बिलीव कराया कि तुम भूल जाओ उस 3 मंथ के बारे में, कब वो तीसरा महीना निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस ये बिलीव करो कि तुम्हारी गोद में वो आ गया है बेबी, और बहुत हेल्दी और एकदम स्वस्थ बेबी है। हमेशा बस यही बिलीव करती रही, और सच में जिस दिन वो तीसरा महीना निकल गया, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं चला कि वो 4th मंथ लग गया है। और इतने आराम से सब कुछ, बहुत मतलब इजी प्रेगनेंसी तो नहीं रही, डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट प्रेगनेंसी थी। बट वो जो कंटिन्यूअस एक वो फोर्स मिलता रहा ना कि नहीं, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और एक अलग ही तरह का बेबी हमारी लाइफ में आने वाला है। और वो जो मेडिटेशन कराया मैम ने, इतना इतना सुंदर था वो एहसास कि मतलब हम बिना उसके जिंदगी में आए वो हम फील कर पा रहे थे जैसे हमारी लाइफ में आ चुकी है। मतलब गौरव और मैं, हम दोनों करते थे वो मतलब गौरव सिर्फ मुझे हाथ पकड़ने भर से बस ये समझ लेते थे जैसे उसका हाथ पकड़ लिया। और इतना सुंदर एहसास था वो जो 8 महीने मेरे निकले ना, मतलब मुझे लगता था कि जाने कैसे निकलेंगे। उसमें कोविड भी आया, मुझे कोरोना भी हुआ। मैं और गौरव अलग अलग कमरों में, जबकि मेरी ऐसी थी कि मैं अपने आप से उठ भी नहीं सकती थी बेड से।
उसमें मुझे सारा अपने कमरे में बंद होना पड़ा, अपना काम काम खुद से करना पड़ा। बहुत मुश्किल से वो 10-15 दिन निकले, मगर मेरे को 15 दिन में नहीं निकालने पड़े, 7 डेज में ही मैं नेगेटिव आ गई कोविड। मुझे नहीं पता कैसे, गौरव को 14 डेज लगे रिकवर होने में, मैं 7 दिन के अंदर मेरा नेगेटिव आ गया था। और बहुत आराम से मतलब सब कुछ चीजें हुई, ब्लड सर्कुलेशन भी इस बार सब कुछ सही रहा। और 8 मंथ एंड जैसे ही हुआ, 9th मंथ लगते ही रूही हमारी लाइफ में आ गई। बहुत मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, और जैसा जैसा हमने सोचा वैसी वैसी आज वो है। वो आज हम हमें सिखा देती है, हमसे सीखती है। हर चीज मैं जो कर रही हूँ वो मुझसे ही सीखती है, गौरव से सीखती है। मतलब हम लोग को बल्कि कह भी देगी, कल मेरे को रास्ते में बोली, मम्मी आप भी तो फोन देखते हो इतना, फिर आप मुझे क्यों कहते हो। तो मुझे करेक्शन वहां पे करना पड़ता है कि नहीं मुझे करना पड़ेगा। एकदम से मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, मैंने कहा नहीं देखना मुझे। तो वो मुझ में करेक्शन करती है, बहुत सारी चीजें हैं। स्कूल में उसकी एक वो हाथ चलाने की आदत जो है वो शायद मुझे से आई है, वो मुझे उसकी छुड़ानी है। बस उसके अलावा ये है कि हाँ, बहुत एकेडमिक्स देख लो चाहे कैसे भी, वो सब चीज में बहुत बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करती है। आई एम रियली रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके हाथ चलाने की जो आदत है ना, तो उसकी एनर्जी को जो है वो आप डाइवर्ट कर दो, उसको कराटे वगैरह सिखाने के अंदर डाल दीजिए आप, सही। वही करना है, किसी एक क्लासेस में डालूंगी ना तो अपने आप थक के और कुछ नहीं करेगी। नहीं नहीं, फिर वो सही दिशा के अंदर हाथ चलाएगी, बस ऐसे नहीं हाँ। चला के वो ऐसे हाथ चलाएगी फिर। ठीक बात है सर। ग्रेट थैंक ग्रेट यू ग्रेट सो ग्रेट, मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑफिशियली हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं हम।